गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम सोशल साइंस की क्लास में इकट्ठे हैं और हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और हम तीनों क्षेत्रकों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर क्या है। आज हम देखेंगे कि शुरू में तो हमने देखा कि फर्स्ट सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि प्रधान है जो कि, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि तृतीय क्षेत्रक, जैसे जैसे समय गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, जो थर्ड सेक्टर है, तृतीय क्षेत्रक है, जिसे हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता गया और ज़्यादातर लोग फर्स्ट और सेकंड सेक्टर को छोड़ के थर्ड सेक्टर में जुड़ते चले गए। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके कुछ रीजंस हैं जिस वजह से ऐसा हो पाए। पहला रीज़न क्या है? किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे हॉस्पिटल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंध की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार के ऊपर होती है। पहली बात तो एक्चुअली तृतीय क्षेत्रक में ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर्स आते हैं, इसलिए लोग इसे ज्वाइन करते हैं। दूसरा क्या कारण है कि इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि लोग इसमें आ रहे हैं? दूसरा कारण है कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास हो रहा है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी अधिक होगी। यानी जितना कृषि में बढ़ोतरी होगी या द्वितीय क्षेत्र में बढ़ोतरी, उससे ज़्यादा बढ़ोतरी तृतीय क्षेत्र में होगी। तो लोगों को लगता है कि भी तीसरे से क्षेत्र में आना ज़्यादा सही है। तीसरा कारण, जैसे जैसे आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन यानी कि टूरिज्म, शॉपिंग, निजी हॉस्पिटल, निजी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जिसको बोल सकते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देती है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इस क्षेत्र में जो कंपनीज होती हैं वो ये चाहती है कि भाई कोई ट्रेंड व्यक्ति हमारे यहाँ आए। तो उससे क्या होता है, जैसे रेस्टोरेंट है, आजकल हम देखते हैं ना होटल मैनेजमेंट करते हैं लोग, टूरिज्म का भी कोर्स होता है, शॉपिंग है, निजी हॉस्पिटल चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें ट्रेंड व्यक्ति चाहिए, स्कूल्स में ट्रेंड लोग चाहिए। तो इसमें मांग शुरू हो जाती है कि ट्रेंड व्यक्ति हों। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। गाँव में तो नहीं, लेकिन हाँ शहरों में और नगरों में हम इस परिवर्तन को देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग तृतीय क्षेत्र से जुड़ते जा रहे हैं। चौथा कारण, विगत दशकों में सूचना और संचार, यानी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, 15 या 20 साल हुए होंगे जब मीडिया ज़्यादा पावरफुल हो गया है। संचार के साधन जिसमें हम पढ़ चुके हैं 7th 8th में, संचार के साधन जैसे टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर, इसको मीडिया भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा आजकल इम्पॉर्टेंट हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो वही है कि विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। इन सेवाओं के बारे में चैप्टर 4 में आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग को याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। जैसे एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। यानी दो तरीके के हो गए, एक शिक्षित और एक अशिक्षित। दो तरीके के रोजगार के लोग हो गए, शिक्षित और अशिक्षित। तो एक तरफ तो ऐसे हैं जिसमें बहुत कुशल और शिक्षित लोग हैं, और दूसरी तरफ बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए, जहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं, यानी जो अनट्रेंड है, और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए क्योंकि उनके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है, और ये हम अगले उसमें ध्यान से देखेंगे। अब ज़्यादातर लोग कहाँ पर लगे हुए हैं, कहाँ नियोजित हैं, ये अब हम देखेंगे। तो कुछ समय में बदलाव है, जैसे मैंने बताया आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद तक कुछ दशकों में हमारा देश कृषि प्रधान देश ही था, लेकिन आज सेवा क्षेत्र में बहुत सारे लोग लग चुके हैं। तो ये हम अब देखेंगे कि क्यों लग चुके हैं। देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी हम जिसको बोलते हैं, योगदान केवल 1/4 है, यानी 1/4 है जो जीडीपी में हमको सहायता करता है, वो है कृषि प्रधान क्षेत्र। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो है वो चौथा पांचवा हिस्सा देता है, यानी सिर्फ 1/3 कृषि से आता है, बाकी सारा हमारे पास सेकंड या थर्ड से जीडीपी में
आता है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसका क्या अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। इसका तो मतलब ये हुआ, एक तो कम जीडीपी आ रही है कृषि क्षेत्र से और वहाँ पर कम लोग लगे हुए। तो इसका क्या मतलब है कि क्या कृषि क्षेत्र में कम उत्पादन हो रहा है? कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। तुम्हें याद होगा, हम 6-7 में पढ़ चुके हैं कि एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, पिता के पास जब वो टुकड़ा होता है तो पिता के, लेकिन जब पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके 2 बेटे तो टुकड़ा बट जाता है, फिर उन दोनों बेटों के बीच में वो बट जाता है। तो इस तरीके से ज़मीन के टुकड़े छोटे 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 होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से उत्पादन की क्षमता पर असर पड़ता है और उत्पादन कम होने लगता है। और हमने देखा था कि जहाँ पर ज़मीन के टुकड़े पर 4 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ परिवार का पूरा परिवार लगा हुआ 8-8 लोग लगे हुए। तो ये कहलाती है अल्प बेरोजगारी। हमने 9th में पढ़ा था ना, अल्प बेरोजगारी कहलाती है कि वहाँ पर अगर ये 4 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हुए ना भी हो तो हमारा काम चल जाएगा, उत्पादन उतना ही होगा। लेकिन क्योंकि लोगों को कुछ करना ही है, भाई घर में बेरोजगार तो बैठ नहीं सकते, तो 4 की जगह 8 लोग एक ही उसमें लग जाते हैं। और जो ये 4 एक्स्ट्रा करिए कहीं और काम करे तो परिवार की भी इनकम बढ़ेगी और देश को भी फायदा होगा। लेकिन ये कहलाती है अल्प बेरोजगारी, जिसमें 4 की जरूरत है लेकिन लगे हुए 8 लोग हैं। एक छोटा किसान है, लक्ष्मी का उदाहरण हम पढ़ चुके हैं पहले भी 8th क्लास में, कि वहाँ पर ऐसे ही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं तो ज़मीन के टुकड़े हो जाते हैं पिता की मृत्यु के बाद, फिर 2 बेटों में बढ़ गया, फिर वो दोनों बेटों की मृत्यु होगी तो उनके भी और छोटे टुकड़े होते चले गए। फिर हमने देखा जहाँ पर 4 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर 6, 7, 8 लोग काम करते हैं। ऐसी दुकानों पे होता है, दुकान पे एक व्यक्ति की ज़रूरत है लेकिन माँ बाप कहते नहीं छोटा भाई है या कोई है तो उसको भी दुकान पर बिठा लो, जबकि ज़रूरत वहाँ 1 या 2 ही व्यक्ति की है, लेकिन वहाँ पर परिवार के सभी लोग लग जाते हैं। इस तरीके से बेरोजगारी को हम कहते हैं अल्प बेरोजगारी। ये हम पढ़ चुके हैं, तुम्हें याद होगा बेरोजगारी हम पढ़ चुके हैं 9th में। तो ये कहलाती है अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें हमें तो लगता है लोगों को लगता है हम तो काम पे लगे हुए, लेकिन सही मायने में वो काम पे नहीं लगे, वो बेरोजगार ही हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा, कुछ किसानों के उदाहरण इसमें दिए। जब चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे तो ये उदाहरण अपने आप इसको पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, पूरा चैप्टर पढ़ना ईमानदारी से सब बच्चों को। जब तक ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जब बेरोजगारी है, जब प्रॉब्लम ये कि जब बेरोजगारी, तो इस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। इसमें क्या है कि लगभग इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। ये तुम्हें ध्यान में रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी ने शुरू किया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें क्या होता है, इसके अंदर उन सभी लोगों को जो काम करने के काबिल है, काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है, वो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी उन्हें मिलती है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। यानी इसमें यह है कि सरकार जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक है, काबिल है, सरकार उनसे वायदा करती कि वो साल में 100 दिन उनको काम का मौका देगी। लेकिन तो बेटा इसमें जो अधिनियम है इसमें क्या है ना कि सरकार रोजगार की गारंटी देती है उन लोगों को जो काम करने के लायक है और जिन्हें ज़रूरत है। तो 100 दिन की गारंटी देती है साल में। लेकिन अगर सरकार उन्हें काम उपलब्ध नहीं करा पाती है तो फिर सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देती है, वो 100 दिन की सैलरी उनको देती है। तो ये इस तरीके से चलाया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ये चलाया गया था। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया कि बेरोजगारी कैसे है। लगता तो है कि बेरोजगार में, लेकिन वो बेरोजगारी है। शहरों में भी इस तरीके की बेरोजगारी होती है। दुकानों पे मैंने बताया जैसे कि एक भाई की या एक बेटे की ज़रूरत है लेकिन वहाँ 2-3 लोग लगे हुए हैं, ये शहरों में बेरोजगारी होती है। पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, सरकार सबको तो नौकरी मिल नहीं जाती है, तो इस तरीके से बेरोजगारी होती है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे संगठित और असंगठित के रूप में, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि वो क्या होते हैं। इसमें 2 तरीके के होते हैं, संगठित और असंगठित। इसमें कुछ असंगठित क्षेत्रों की कुछ प्रॉब्लम्स है, संगठित क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि क्या है। कांता जो है इसमें जिक्र किया गया, कांता एक संगठित क्षेत्रक में काम करती है और संगठित क्षेत्रक में वो उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, यानी 60 साल में वो रिटायर हो जाते हैं। संगठित क्षेत्र में सैलरी मिलती है,
पीएफ कटता है उनका, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं, काम के घंटे नियमित होते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं कराया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर संगठित क्षेत्रों में लोग काम करते हैं और यहाँ पर सरकारी नियमों को माना जाता है और सरकारी नियम ही यहाँ पर लागू किए जाते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, बीमार हो जाए तो उसकी मेडिकल फैसिलिटी जैसे मैंने बताया, तो बहुत सारी उनको काम मिलता है, आराम यहाँ पर मिलता है, फायदा मिलता है। लेकिन इसके विपरीत कमल जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम करता है। कांता तो संगठित में करती तो उसको सारे फायदे मिल रहे गवर्नमेंट के, लेकिन जो ये कमल है वो असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जैसे अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं होता और ज़्यादातर नियम या जो भी कानून कायदे बनाए जाते हैं वो मालिक के द्वारा ही बनाए जाते हैं और यहाँ पर काम के घंटे नियमित नहीं होते, रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती, छुट्टी की कोई गारंटी नहीं होती, सैलरी की कोई गारंटी नहीं होती, कभी भी निकाल सकते हैं अगर काम पसंद नहीं आए। इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर लोग जो होते हैं मालिक के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित होते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरों को या उनको श्रमिकों को भी लगा देते हैं। अब असंगठित क्षेत्र एक तरीके से गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं है तो वो क्या है, प्रॉब्लम में है। अब उनको संरक्षण कैसे दिया जाए? संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर जैसे अब आजकल हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी धीमी वृद्धि है लेकिन ज़्यादातर लोग असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए हैं, तो उनको कैसे, वहाँ पर उनका शोषण होता है क्योंकि जैसे बताया काम के घंटे ज़्यादा है, सैलरी कम है और फैसिलिटीज़ नहीं, तो उनको इस शोषण से कैसे बचाया जाए। सन 1990 से यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं और ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण सहायता की भी आवश्यकता होती है। ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन श्रमिक होते हैं, कृषि, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदारों, कारीगरों से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं जो जमींदारों के अंडर काम करते, तो उनका शोषण होता है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिक, जैसे छोटे छोटे घरों में लघु उद्योग बिजनेस खोल लेते हैं, छोटी छोटी दुकान होती, नहीं चल रही है, बेरोजगारी है। श्रमिकों, निर्माण, व्यापार, परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, जैसे सदर बाजार में हम देखते हैं ना, लघु उद्योगों के कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। तो हम ये देखते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ज़्यादातर लोग पिछड़ी जातियों के यहाँ पर होते हैं, अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। इनको बचाना है, ये शिकार होते हैं शोषण का, तो इनको बचाना है। अतः आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों संरक्षण अनिवार्य होता है। अब हम अगला टॉपिक है इसी का स्वामित्व आधारित क्षेत्र और सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे कि क्या है।